नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंस्पेक्टर के बाद सट्टेबाजों ने परमवीर सिंह पर लगाए उगाही के आरोप, कहा झूठे केस में फंसाकर वसूलते थे पैसे, जांच के लिए उद्धव ने बिठाया पैनल। बंगाल में नतीजों के बाद हालात बदतर, ममता के गुंडों ने बीजेपी समर्थकों को चुन चुन कर मारा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बंगाल, बीजेपी देगी देशव्यापी धरना। भारत में कोरोना में मामूली कमी, 24 घंटे के आंकड़े घटे। बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों में लॉकडाउन। केंद्र सरकार का राज्यों के साथ जारी है युद्ध स्तर पर काम। केजरीवाल का नया ड्रामा शुरू, ऑक्सीजन के लिए तड़पती दिल्ली को मुफ्त राशन का दिया झांसा। ऑटो रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए देने का वादा। सीएम योगी को डायल 112 पर मिली जान से मारने की धमकी, कहा 4 दिन में जो कर सकते हो कर लो। पुलिस ने आरोपी की जांच तेज की। पहली खबर में बात करेंगे परमवीर सिंह की। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर अब क्रिकेट सट्टेबाजों ने उगाही के आरोप लगाए हैं। 2 सट्टेबाजों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर बताया है कि 2018 में परमवीर सिंह ने उन पर गलत केस लगाकर उनसे करोड़ों रुपए वसूले थे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव सरकार ने परमवीर सिंह पर शिकंजा कसते हुए अंडरवर्ल्ड के साथ उनकी सांठ-गांठ की जांच अब एक पैनल को सौंप दी है, क्योंकि डीजीपी संजय पांडे ने खुद को इस जांच से अलग कर लिया है। डॉक्टर साहब, इस केस में हर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं, इसका पूरा मास्टरमाइंड है कौन? देखिए, जो नया आरोप परमवीर सिंह के ऊपर लगाया गया है कि 2 क्रिकेट बुकी हैं और इनके ऊपर ऑलरेडी ईडी का केस चल रहा है, आईबी की रिपोर्ट है। साथ ही साथ इन दोनों ही शख्स के खिलाफ उस तरह के चार्जेस लगे हुए हैं जिसमें ये पता चलता है कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ इनके कनेक्शंस हैं। अब हो क्या रहा है कि ये सारी चीज़ें कोई अनायास नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा है कि अचानक से हर शख्स महाराष्ट्र के अंदर जो कभी किसी जुर्म में सस्पेंडेड था, जो बुकी था, उस तरह के पुलिस वाले जिनके खिलाफ ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही थी, ये सारे लोग अचानक से सत्य हरिश्चंद्र बन जाएं और परमवीर सिंह के खिलाफ जो है इस तरह के आरोप लगाने लग जाए। हो क्या रहा है, ये सरकार की, उद्धव ठाकरे सरकार का एक मैनेज करने का ये तरीका है कि वो एन केन प्रकारे परमवीर सिंह की जो चिट्ठी है उसको वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं। वो परमवीर सिंह के ऊपर इतना ज़्यादा केस, इतना ज़्यादा दबाव डालना चाहते हैं कि जिससे परमवीर सिंह डर जाए और वो ये चिट्ठी लिख दे, ये इस तरह की बातें कोर्ट में जाकर के कह दे, सीबीआई को बता दे कि उसने जो कंप्लेन किया था वसूली गैंग को लेकर के अनिल देशमुख के खिलाफ, वो सारे दावे जो उसके जो थे वो झूठे थे। लेकिन ये मसला अब परमवीर सिंह के हाथ से भी बाहर जा चुका है। आपने देखा किस तरीके से ये जो पैनल की बात आपने कही कि पैनल इसलिए बिठाया गया है क्योंकि जो संजय पांडे साहब जो डीजीपी हैं, सबसे बड़े महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी, वो इन मामलों की जांच कर रहे थे। अब मालूम चल रहा है कि टेबल के नीचे वो बैठ करके वो सेटिंग प्लॉटिंग में लगे हुए थे, परमवीर सिंह के साथ डीलिंग करने में लगे हुए थे। सारी रिकॉर्डिंग हो गई, इनकी कलई खुल गई। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार अपनी साख, अपनी इज्जत बचाने में जुटी हुई है। और ये मसला सीबीआई के अगले कदम, हाईकोर्ट से जो कुछ फैसले आने वाले हैं, इन सब से पता चलेगा कि आखिर ये कितनी दूर तक जाएगा। जहाँ तक बात इस पूरे कांड के आकाओं की है, तो बिना किसी डाउट के ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और उनकी सहमति से हो रहा था। जी डॉक्टर साहब,
अब खबर बंगाल हिंसा पर। बंगाल में टीएमसी की जीत और ममता की नंदीग्राम में हार के बाद से उनके गुंडों ने पूरे राज्य में जमकर बवाल काटा है। बीजेपी दफ्तर को तोड़ा, आग लगाई, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला किया। इतना ही नहीं, कई बीजेपी समर्थकों पर जानलेवा हमला भी किया। इसी हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने 5 मई को देशव्यापी धरने का ऐलान किया है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए हैं और उन्होंने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की है। डॉक्टर साहब, बंगाल का भविष्य तो बहुत बुरा नजर आ रहा है। देखिए, मैं पहले ही दिन कहा था कि भाई रिजल्ट आने के साथ ही कि बंगाल अंधकार युग में घुस गया है। जिस हिसाब से वहां पे हिंसा हो रही है, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंखें बंद कर ली हैं, जिस हिसाब से वहाँ की पुलिस बिल्कुल निर्वीर्य हो गई है, जिस हिसाब से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नपुंसक हो गया है और लोगों की जाने जा रही, आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट की महिलाओं के साथ आप गैंगरेप करेंगे, उनकी हत्याएं करेंगे, उनके घर को जलाएंगे, आप उनकी दुकानों को लूटेंगे और उसके बाद डेमोक्रेसी की दुहाई देंगे। ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब, ये जो कुछ भी बंगाल के अंदर हो रहा है वो ममता बनर्जी के कारण हो रहा है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि एक रैली में ममता बनर्जी ये साफ साफ कहती हुई नजर आ रही थी कि चुनाव हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे तुमको कौन बचाएगा। अभी तुम बीजेपी कर रहे हो, तुमको कौन बचाएगा। ये सीआरपीएफ वाले भी चले जाएंगे, ये बीजेपी के नेता भी चले जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा। इस तरह की धमकी तो वो चुनाव से पहले ही दे रही थी। और आश्चर्य तो मुझे उन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा, वहां कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों को भी आग लगाया जा रहा है, वहां वामपंथियों के दफ्तरों को भी आग लगाया जा रहा है, उनके भी कॉमरेड्स को मारा जा रहा है। आप जाकर के सीपीएम के टाइमलाइन पे जाकर के देखिए, ट्विटर्स पे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे, जहां वो लगातार उस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां दरअसल ममता बनर्जी का एक खूनी खेल चल रहा है। और जिसको कह सकते हैं कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब चुप बैठने वाले वो बंगाली हैं, वो बंगाल की जनता है जिन्होंने ये सोचा कि ममता बनर्जी को जिता करके वो वहाँ पे एक अच्छा प्रशासन को चुनेंगे। लेकिन उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि खेल करेंगे। अब खेल हो रहा है। 5 साल तक बंगाल की जनता को ममता बनर्जी को झेलना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात देश के कोरोना संकट पर। मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ राज्यों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है, क्योंकि देश में कोरोना मामलों में लगातार 2 दिन गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 केस सामने आए हैं। मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन भी तेज कर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि मई के दूसरे और तीसरे हफ्ते के बाद कोरोना के आंकड़ों पर और थोड़ी लगाम लगेगी। इस बीच राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने 15 दिनों तक सख्ती के साथ लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में भी लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर जो संकेत आ रहे हैं, उन्हें क्या हम शुभ मान सकते हैं? देखिए, जिस तरह की खबरें पिछले 2 दिन से आ रही हैं, तो उससे एक बात तो साफ लग रहा है कि ये जो सेकेंड वेव का जो पीक था, वो पीक हम लोग ऑलरेडी टच कर चुके हैं। जब एक दिन में 4 लाख के आसपास केसेस आ रहे थे और हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। अचानक से ये थोड़ा कम नज़र आ रहा है, थोड़ा प्लेट्यू बन रहा है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले हमें 3-4 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। और लगातार 3-4 दिनों में ये संख्या घटती है तो यकीन मानिए कि हम कह सकेंगे कि जो सेकेंड फेज का जो उफान था, जो उसका सबसे चरम जो था, वो गुजर चुका है। लेकिन दिक्कत सिर्फ उसकी ही नहीं है। अभी भी कई सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वो खतरे से बाहर नहीं हैं। और तो और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह से जैसे कि पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही हैं, अगले 3-4 दिनों तक खबरें आती हैं, तो ये मानिए कि 1 सप्ताह के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स, हम ऑक्सीजन, दवाइयाँ, इसकी भी व्यवस्था वो सुचारू रूप से हो जाएगी। एक तरफ सरकार अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ जो राज्य सरकारों को करना था
वहाँ मुझे लग रहा है कि एक चूक हो रही है। और मैं बार बार इस बात पे कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को लीड लेना चाहिए। अभी इस देश में पूरा नेशनल लेवल पे कंप्लीट जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन लगा था उस तरह के लॉकडाउन की ज़रूरत है। कम से कम 15 दिनों की, अगर 1 महीना अगर लॉकडाउन अगर हम करते हैं तो इकोनॉमी तो बाद में संभल जाएगा, लोगों की जान रहेगी तो इकोनॉमी को भी आगे देख लिया जाएगा। प्रायोरिटी अभी जान बचाने की होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कई सारे राज्य सरकारों ने, जैसे कि आपने बताया कि लॉकडाउन लगा रहे हैं ये लोग, लॉकडाउन ही सबसे बड़ा हथियार है इसके विस्तार में। और दूसरा कि अगर कोरोना से लड़ना है तो सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से जितनी भी संख्या में, जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा संख्या में हम लोगों को वैक्सीन लगाने में कामयाब होंगे, उतनी जल्दी हम कोरोना पे विजय पा लेंगे। जी डॉक्टर साहब, अब खबर केजरीवाल के नए ड्रामे की। कोरोना संकट में केजरीवाल की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की किल्लत झेल रही है, अस्पतालों की व्यवस्था खराब हो रही है, दवाइयों की कमी है। यहाँ पैसा लगाने की बजाय केजरीवाल अब राशन मुफ्त देने और ऑटो रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं। गरीबों को राशन और जरूरतमंदों को पैसे देने पर कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐलान के ऐलान और काम कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहते हैं पर असल में काम कुछ नहीं करते हैं। देखिए, केजरीवाल को मैं ऐसे नहीं कहता कि वो भारत की राजनीति के नटवर लाल हैं। वो इसलिए है कि सारी दुनिया लोगों की जान कैसे बचाई जाए, कैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, कैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए, उसमें लगी हुई है और ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए थे। अभी देखिए, पिछले 2-3 महीने से किस तरह से ऐड चल रहा था कि कोरोना पे हमने विजय पा ली, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब हाईकोर्ट से लताड़ पड़ रही है, भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, आपको 8-8 वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने थे, आपने क्यों नहीं लगाया, ऑक्सीजन क्यों नहीं है दिल्ली में। अब वहाँ पे डांट पड़ी, अनपॉपुलर हुए, लोगों को घृणा भी आने लग गई कि इतना ज़्यादा हर ब्रेक पे, हर चैनल पे केजरीवाल का चेहरा चमक रहा है और ऑक्सीजन ये मुहैया नहीं करवा पा रहा है। तो उसके बाद फिर इसने दूसरी चाल चल दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर के गुवाहाटी तक जितने भी अखबार छपते हैं सब में उसने छाप दिया कि भाई हमें टैंकर चाहिए ऑक्सीजन के लिए। और फिर भी आज स्थिति यह है कि उसके 5-7 दिन के बाद भी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो अब जब आप अनपॉपुलर होते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने रूट पे चले जाते हैं। आपका रूट क्या है, तो आपने जो घोषणा की कि भाई 75 लाख जो राशन लेने वाले लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको हम आपूर्ति करेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये प्रायोरिटी है अभी? क्या अभी तक आप नहीं दे रहे थे? हर राज्य में तो मिल रहा है, हर राज्य में, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, हर जगह गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी दिया जा रहा है, पैसे भी दिए जा रहे हैं। आप सोए हुए थे, अभी तक आपने किया नहीं, लेकिन आपको अनाउंस करके अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको बचाना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कहीं ये नाराज हो गए। और ये जो राशन कार्ड होल्डर है, जो गरीब तबका है, ये केजरीवाल का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग है। और दूसरा, जो प्रचार प्रसार में दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, वो ऑटो वाले। भाई आपने कह दिया भाई ऑटो वाले को दे देंगे। भाई ऑटो वाले में किसको मिलेगा? ड्राइवर को मिलेगा या ऑटो मालिक को मिलेगा? जितने भी ऑटो चलाने वाले लोग हैं, क्या वो ऑटो के मालिक भी हैं? नहीं हैं, वो भाड़े पे चलाते हैं। तो आप किसको क्या कैसे देंगे? लेकिन अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जहां आपको हॉस्पिटल बनाना था, जहां आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, जहां आपको दवाई की व्यवस्था करनी थी, जहां आपको वैक्सीन की व्यवस्था करनी थी, और आप फिलहाल राजनीति में आप लगे हुए हैं। बहुत ही शर्मनाक। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गरीबों को दें, लेकिन टाइम ये सही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब बात यूपी की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यूपी पुलिस कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई है। धमकी भेजने वाले ने चैलेंज किया है कि 4 दिन में जो कर सकते हो कर लो। मामला सामने आने के बाद लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया गया है और नंबर की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। डॉक्टर
डॉक्टर साहब, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जिस सख्ती के साथ काम किया है उस वजह से उनके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अभी तो नए नए दुश्मन बन रहे हैं। अभी आप देखिए, देश के अंदर हर जगह कालाबाजारी, ऑक्सीजन का, दवाई, इंजेक्शन, हर चीज़ का, हॉस्पिटल बेड के लिए भी दलाल हर जगह व्याप्त है। अगर आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो आप दुश्मन बनाएंगे। राजनीतिक तौर पर तो दुश्मन बहुत पहले से थे। आपने पीएफआई की पूरी नींव आपने उखाड़ के रख दी उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कितनी, जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ तो इस यूपी में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, किसने कराई? पीएफआई ने कराया। और इनके 200 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ से निकाले गए, कैसे कैसे निकाले गए, और आपने उन सबको बेनकाब कर दिया। आपने इस शाहीन बाग, जो हमें चाहिए आज़ादी गैंग जो है, इसकी तस्वीरें आप लखनऊ के सड़कों पे आपने छपवा दी। तो आपने दुश्मन बनाएंगे आप, तो फिर इस तरह की धमकी मिलेगी ही। लेकिन यूपी के चीफ मिनिस्टर को इस तरह से ओपनली धमकी देने का जो कारनामा है, इसकी सच्चाई यूपी पुलिस को बतानी बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की मंशा पाले हुए हैं? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता चला जा रहा है, आप देखिए बंगाल में क्या हुआ है। बंगाल में फिलहाल वहाँ जो इसको राजनीतिक हिंसा का नाम दिया जा रहा है, हकीकत यही है कि वहाँ पे जिहादी माइंडसेट के साथ कुछ लोग हिंसा भड़का रहे हैं। वो किसी एक खास कौम से आ रहे हैं, वो किसी एक खास कौम को निशाना बना रहे हैं। इमटेरियल, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो वामपंथी हो, इन सबको निशाना लगाया जा रहा है। स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के सांपों को थकूचना, उसको खत्म करना, उसको बिल्कुल साफ करने का वक्त आ गया है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।